नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बाई ज्यूशी की। एक ऐसी लड़की जिसे उसके अपने ही परिवार ने धोखा दिया। उसके भाई और सौतेली बहन ने मिलकर उसे पागल साबित किया और पूरे 3 साल के लिए मेंटल हॉस्पिटल यानी पागल खाने में सड़ने के लिए छोड़ दिया। लेकिन अब वो वापस आ गई है। वो अब पहले जैसी कमजोर नहीं है, उसका पुनर्जन्म हुआ है और अब उसका मकसद सिर्फ एक है, उन सब से बदला लेना जिन्होंने उसकी जिंदगी बर्बाद की। चलिए देखते हैं कि घर वापस आते ही बाई ज्यूशी ने अपने दुश्मनों की नींद कैसे उड़ाई। कहानी की शुरुआत होती है जब ज्यूशी का दूसरा भाई बाई लेंग चेन उसे हॉस्पिटल से लेने आता है। यहाँ हमें तुरंत दिख जाता है कि ये परिवार कितना बेरहम है। लेंग चेन उसे पागल और जानवर कहकर बुलाता है और धमकी देता है कि अगर वो चुप नहीं रही तो उसे वापस भेज दिया जाएगा। गाड़ी में लेंग चेन खुलासा करता है कि उन्होंने ज्यूशी के लिए एक रिश्ता तय किया है। लड़का कोई और नहीं बल्कि शेनगन ग्रुप का मिस्टर वैंग है, एक ऐसा बूढ़ा आदमी जो अपनी पिछली 3 बीवियों को टॉर्चर करके मार चुका है। लेकिन ज्यूशी अब डरती नहीं है। वो लेंग चेन को उसी के अंदाज में जवाब देती है। वो अपने भाई को डराने के लिए झूठ बोलती है कि लेंग चेन की एक पुरानी गर्लफ्रेंड चेन लिहुआ को एड्स था। ये सुनते ही लेंग चेन के होश उड़ जाते हैं। वो घबरा जाता है कि कहीं उसे बीमारी तो नहीं लग गई। इस घबराहट में वो गाड़ी से कंट्रोल खो बैठता है और उनका एक्सीडेंट हो जाता है। यहाँ ज्यूशी अपनी चालाकी दिखाती है। एक्सीडेंट के बाद वो इमरजेंसी नंबर 120 पर कॉल करती है। मदद मांगने के बहाने वो जानबूझकर ऑपरेटर को बताती है कि उसके भाई बाई लेंग चेन को एड्स है और वो दिमागी तौर पर परेशान है। ये ज्यूशी का अपने परिवार पर पहला वार था। उसने एक ही झटके में शहर भर में अपने भाई की बदनामी कर दी और उसे समाज की नजरों में गिरा दिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है बाई फैमिली के घर पर। यहाँ हम ज्यूशी की सौतेली बहन बाई मुहे और उसकी माँ को देखते हैं। मुहे ऊपर से तो बड़ी मीठी बनती है, लेकिन अंदर ही अंदर वो ज्यूशी से नफरत करती है। वो दिखावा कर रही है कि उसे अपनी बहन की कितनी चिंता है। जैसे ही ज्यूशी घर में कदम रखती है, वो सीधा मुहे के पास जाती है और जोर से धक्का देती है। जब सब हैरान हो जाते हैं तो ज्यूशी हंसती है और कहती है, मैं तो मजाक कर रही थी, आखिर मैं तो पागल हूँ ना, मुझसे क्या उम्मीद करते हो। माँ गुस्से में आ जाती है और ज्यूशी को माफी मांगने को कहती है। मुहे वहाँ भी नाटक करती है और कहती है कि वो घुटने टेकने को तैयार है, बस ज्यूशी मिस्टर वैंग से शादी कर ले ताकि वो खुश रहे। इस पर ज्यूशी का जवाब सुनने लायक था। वो कहती है, अगर ये शादी इतनी ही खुशी देने वाली है और मिस्टर वैंग इतने ही अच्छे हैं तो प्यारी बहन मुहे तुम ही उनसे शादी क्यों नहीं कर लेती। घर पहुंचते ही ज्यूशी की माँ उसे ताने मारने लगती है। वो कहती है कि बाई मुहे उससे हर चीज में बेहतर है और काश ज्यूशी की जगह मुहे उसकी असली बेटी होती। वो बार बार ज्यूशी को पागल बुलाती है, लेकिन ज्यूशी अब वो डरपोक लड़की नहीं रही। वो हंसती है और अपनी माँ से पूछती है, माँ क्या आपने कभी किसी पागल को सच में पागल होते देखा है। और बस इतना कहकर ज्यूशी अपना पागलपन वाला रूप दिखाती है। वो अचानक मुहे पर हमला कर देती है और उसे पीटने लगती है। जब मुहे रोने लगती है तो ज्यूशी बड़े मासूम अंदाज में कहती है, अरे मुझे लगता है मेरा पागलपन का दौरा पड़ गया था। मैंने देखा कि बहन का चेहरा एक तरफ से सूज गया है तो सोचा दूसरी तरफ भी मार दूं ताकि बैलेंस बन जाए। अब ठीक लग रहा है ना। माँ गुस्से से लाल हो जाती है, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाती क्योंकि शाम को एक बहुत बड़ी पार्टी है और मिस्टर वांग आने वाले हैं। वो नहीं चाहती कि कोई तमाशा हो, इसलिए वो ज्यूशी को कमरे में बंद करवा देती है। यहाँ हमें मुहे का असली चेहरा दिखता है। जब ज्यूशी को ले जाया जाता है तो मुहे किसी को फोन करती है। पता चलता है कि उसने 5 गुंडों को काम पर लगाया था ताकि वे ज्यूशी का एक गंदा वीडियो बना सके और उसे पार्टी में सबके सामने चलाकर ज्यूशी को बदनाम कर सके। मुहे सोच रही है कि आज रात 8 बजे वो वीडियो प्ले होगा और ज्यूशी की इज्जत मिट जाएगी, लेकिन उसे ये नहीं पता कि ज्यूशी उससे 2 कदम आगे है। उधर ज्यूशी भी अपने एक साथी से फोन पर बात कर रही है। उसे पता चलता है कि आज की पार्टी सिर्फ उसकी शादी के लिए नहीं है, बल्कि बाई परिवार मुहे की शादी लू बेई श्याओ से करवाना चाहता है, जो कि शहर का सबसे पावरफुल और खूंखार आदमी है। ज्यूशी मन ही मन सोचती है, मुहे जिस दर्द से मैं गुजरी हूँ अब तुम्हारी बारी है उसे महसूस करने की। पार्टी शुरू होती है। लू बेई श्याओ, जो किसी भी लड़की में दिलचस्पी नहीं रखता, अचानक ज्यूशी से सिगरेट लाइटर मांगते हुए टकराता है। ज्यूशी का अंदाज उसे कुछ अलग लगता है। तभी पार्टी में लोग मुहे की तारीफों के पुल बांध रहे होते हैं। वो उसे नंबर 1 डॉटर कहते हैं। मुहे भी बड़े प्यार से नाटक करती है कि ये सब उसके माता पिता के संस्कारों की वजह से है। लेकिन तभी बाई ज्यूशी की एंट्री होती है। जैसे ही ज्यूशी हॉल में आती है सबकी निगाहें उस पर टिक जाती हैं। वो इतनी खूबसूरत लग रही है कि मुहे की सारी चमक फीकी पड़ जाती है। लोग कहने लगते हैं कि असली नंबर 1 सोशलाइट तो ज्यूशी है। मुहे को ये बर्दाश्त नहीं होता। वो जल भुनकर मेहमानों से कहती है, मेरी बहन सुंदर तो है लेकिन बेचारी दिमागी तौर पर बीमार है, इसी वजह से वो मुझसे पीछे रह गई। ये सुनकर ज्यूशी सबके सामने मुहे के पास जाती है और कहती है, तुम मुझसे तुलना भी नहीं कर सकती। और फिर ज्यूशी वो बम फोड़ती है जिससे मुहे के होश उड़ जाते हैं। ज्यूशी भरी महफिल में कहती है, डबल आईलिड सर्जरी,
नाक की सर्जरी, जबड़े की सर्जरी, ऊपर से लेकर नीचे तक सब नकली है। इतनी सर्जरी के बाद भी तुम एक बदसूरत बतख ही रह गई हो। सब लोग हैरान रह जाते हैं। मुहे अपनी इज्जत बचाने के लिए फिर से नाटक करती है और जियूशी के कान में धीरे से कहती है, चाहे तुम कितनी भी सुंदर हो, शादी तो तुम्हें उस बूढ़े परवर्ट से ही करनी पड़ेगी और मैं सब कुछ तुमसे छीन लूंगी। जियूशी मुस्कुराती है और पूछती है, अच्छा तो छोटी बहन आखिर चाहती क्या है? पार्टी के बीच में मुहे जियूशी के पास जाती है और धीरे से उसके कान में जहर उगलती है। तुझे क्या लगा ये सब तेरा है? तू एक भिखारी है, ये सब मेरे माँ बाप का दिया हुआ है, यहाँ से दफा हो जा वरना। लेकिन अगले ही पल वो जोर से चिल्लाती है ताकि सब सुन सकें, आह दीदी प्लीज मुझे मत मारो, मैंने तो कुछ बुरा नहीं कहा। माँ दौड़ कर आती है और हमेशा की तरह बिना कुछ दिखे सुने जियूशी को डांटने लगती है। वो धमकी देती है कि अगर जियूशी ने मुहे को छुआ तो वो उसे वापस मेंटल हॉस्पिटल भेज देगी। जियूशी मन ही मन सोचती है 3 साल हो गए पर इनका घटिया नाटक आज भी वही है। इस बार जियूशी डरती नहीं है, वो मुहे का हाथ पकड़ती है और उसे जोर से दबाती है। जब मुहे दर्द से कराहती है तो जियूशी तंज कसते हुए कहती है, अरे मैं तो बस देख रही थी कि कहीं तुम्हारा हाथ तो नहीं दुख रहा, ताकि मुझे मारते वक्त तकलीफ न हो। जब जियूशी के पिता और भाई उसे बदतमीज और जंगली बोलने लगते हैं तो जियूशी का सब्र टूट जाता है। वो माइक ले सबके सामने जोर से बाई परिवार की असली कुंडली खोल देती है। वो कहती है, मुझे जंगली बोल रहे हो? अरे ये तो हमारे खून में है। दादाजी गुंडे थे, पापा निकम्मे हैं, बड़ा भाई ढूंगी है और मेरी प्यारी बहन मुहे वो तो पूरी की पूरी फेक है। यहाँ तक कि उसकी डिग्री भी नकली है। मेहमान हैरान रह जाते हैं। सब एक दूसरे से फुसफुसाने जगते हैं कि क्या बाई परिवार सच में इतना गिरा हुआ है। माँ बात संभालने की कोशिश करती है और कहती है, इसकी बातों पर ध्यान मत दो, इसका दिमाग खराब है। माँ की बात सुनकर जियूशी वो राज खोलती है जिसे सुनकर सबके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वो चिल्लाकर कहती है, मेरा दिमाग खराब नहीं है, मुझे सब याद है। 3 साल पहले तुम लोगों ने मुझे बेसमेंट में बांध कर रखा था, ना खाना दिया न पानी, और ये मुहे ये वहां आकर मेरे मुंह में जबरदस्ती खाना ठूसती थी और मेरा मजाक उड़ाती थी। ये बोलते ही जियूशी टेबल से खाना उठाती है और सबके सामने जबरदस्ती मुहे के मुंह में ठूसने लगती है। लो खाओ, मैं तो बस वही कर रही हूँ जो तुमने मेरे साथ किया था। कैसा लग रहा है अब? माहौल बिगड़ता देख जियूशी के पापा मिस्टर बाई बीच में आते हैं। वो नाटक करते हैं कि उन्हें बड़ा दुख है और कहते हैं, बेटी जो हुआ सो हुआ, हम सब ठीक कर देंगे, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं सब देने को तैयार हूँ। जियूशी मुस्कुराती है और एक ऐसी शर्त रखती है जिससे सबकी बोलती बंद हो जाती है। सब ठीक करना है तो ठीक है, तुम सब 3 साल के लिए मेंटल हॉस्पिटल जाओ। 3 दिन और 3 रात तक बेसमेंट में भूखे रहो और कुत्ते की तरह जमीन से पानी चाटो, तब शायद मैं तुम्हें माफ करूंगी। मेहमान ये सुनकर दंग रह जाते हैं और कहने लगते हैं कि बाई परिवार तो जानवरों से भी बदतर है। अपनी फैमिली की बदनामी देख मुहे अपना आखिरी और सबसे गंदा पत्ता फेंकती है। वो रोने का नाटक करती है और कहती है, भैया दीदी से मत लड़ो, ये उनकी गलती नहीं है, वो मेंटल हॉस्पिटल में थी ना, वहाँ उनके साथ बहुत बुरा हुआ था। मुहे जानबूझकर सबके सामने वो झूठी कहानी लाती है कि जियूशी का 5 पागलों ने फायदा उठाया था और उसका वीडियो बना लिया था। वो ऊपर से दिखावा करती है कि वो वीडियो छुपा रही है, पर असल में वो चाहती है कि मेहमान वो वीडियो देखें और जियूशी की बची खुची इज्जत भी खत्म हो जाए। मेहमान एक्साइटेड हो जाते हैं और कहते हैं, दिखाओ वो वीडियो, हमें सच जानना है। वीडियो चलाने से ठीक पहले माँ जियूशी को डराती हैं, अब जब तेरी बदनामी होने ही वाली है तो चुपचाप मिस्टर वांग के साथ चली जाना। मुहे अभी भी नाटक कर रही है। वो रोनी सूरत बनाकर कहती है, नहीं माँ, मैं ये वीडियो नहीं दिखाऊंगी, आखिर वो मेरी बहन है। लेकिन मन ही मन वो बहुत खुश है और सोच रही है, बस अब देखते जाओ जियूशी, आज तुम पूरी तरह बर्बाद हो जाओगी, पूरा शहर देखेगा कि तुम कैसी हो। जियूशी उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, इतनी चिंता मत करो, अगर सबूत है तो उसे सबके गले के नीचे उतार दो। और फिर मुहे बड़े गर्व से वीडियो प्ले करती है। वो स्क्रीन की तरफ देखती है और हंसने ही वाली होती है कि अचानक उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। स्क्रीन पर जियूशी नहीं बल्कि खुद बाई मुहे है और वो भी 5 अलग अलग मर्दों के साथ रंगरलियां मना रही है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। मेहमान हैरानी से चिल्ला पड़ते हैं, अरे ये तो मिस बाई मुहे हैं, ये तो बड़ी सती सावित्री बनती थी, असल में ऐसी है, देखो 5 अलग अलग मर्द हैं। इसका खेल तो बहुत पुराना लगता है। मुहे शर्म से पानी पानी हो जाती है। वो पागलों की तरह चिल्लाती है, बंद करो ऐसे, ये मैं नहीं हूँ, ये जियूशी की चाल है। माँ, इसने वीडियो बदल दिया। जब जियूशी उससे पूछती है कि क्या उसने मुहे को उन मर्दों के साथ सोने के लिए मजबूर किया था, तो मुहे खुद को बचाने के लिए एक और झूठ बोलती है, हाँ मैं विक्टिम हूँ, मुझे मजबूर किया गया था। जियूशी तुरंत उसे पकड़ लेती है, अच्छा मजबूर किया था, तो चलो अभी पुलिस को फोन करते हैं और उन सबको अरेस्ट करवाते हैं।
मेरी बहन को इंसाफ मिलना चाहिए। मुहे डर जाती है, अगर पुलिस आई तो पोल खुल जाएगी कि वो अपनी मर्जी से वहाँ थी। वो हकलाने लगती है और पुलिस बुलाने से मना कर देती है। मेहमान समझ जाते हैं और हंसने लगते हैं। पुलिस नहीं बुला रही, मतलब ये सब इसकी मर्जी से हुआ था, ये झूठ बोल रही है। अपनी बची खुची इज्जत बचाने के लिए मुहे चक्कर आने का नाटक करती है और बेहोश होने की एक्टिंग करती है ताकि वहां से भाग सके। यहाँ कहानी में सबसे मजेदार मोड़ आता है। अपनी बेटी की बदनामी होते देख माँ सारा गुस्सा जियूशी पर निकालती हैं। तूने अपनी बहन की इज्जत मिटा दी, अब वो मिस्टर वांग से कैसे शादी करेगी? जियूशी हंसते हुए याद दिलाती है, क्यों माँ, आपने ही तो कहा था कि मिस्टर वांग से शादी करना मतलब जिंदगी भर का आराम, तो अब मुहे को भेज दो ना उनके पास। माँ गलती से सच उगल देती है। मैं अपनी बेटी को उस आग के कुएं में कैसे धकेल सकती हूँ? वो बूढ़ा आदमी 50 साल का है और 3 बीवियों को मार चुका है। जियूशी सबके सामने ताली बजाकर कहती है, वाह, मेरे लिए वो जन्नत और मुहे के लिए वो आग का कुआं। मिस्टर वांग कोई ईंट है क्या जिसे जहां चाहो वहां फिट कर दो? पूरी पार्टी माँ के इस दोगलेपन पर हंसने लगती है। तभी वहां मिस्टर वांग की एंट्री होती है। वो बूढ़ा और ठरकी आदमी आता है और सीधा मुहे को देखकर लार टपकाते हुए कहता है, अरे वाह, छोटी बहन तो और भी ज्यादा टेंडर लग रही है, मुझे तो ये भी चलेगी। माँ घबरा जाती है, नहीं मिस्टर वांग, आप गलत समझ रहे हैं। लेकिन अब तीर कमान से निकल चुका है। मुहे का वीडियो लीक हो चुका है और मिस्टर वांग की नजर अब उस पर है। पार्टी में मुहे का वीडियो देखने के बाद वो ठरकी बुढ़ा मिस्टर वैंग जियूशी को भूल जाता है। वो जियूशी के पिता मिस्टर बाई के पास जाता है और कहता है, मुझे जियूशी नहीं चाहिए, मुझे तो अब मुहे चाहिए, वो ज्यादा सेक्सी और टेंडर है। पिता की होश उड़ जाते हैं, वो चिल्लाते हैं, तुम मेरी मुहे को नहीं ले जा सकते। मिस्टर वैंग को शांत करने के लिए पिता उसे 3 गुना ज्यादा पैसे देने का वादा करते हैं ताकि वो अपना मुंह बंद रखे और मुहे का पीछा छोड़ दे। साथ ही वो मेहमानों को धमकी देते हैं कि अगर किसी ने इस वीडियो की बात बाहर की तो बाई परिवार उसे छोड़ेगा नहीं। जरा सोचिए दोस्तों, जियूशी को तो वो मुफ्त में बेचने को तैयार थे, लेकिन मुहे को बचाने के लिए उन्होंने करोड़ों लुटा दिए। उधर कोने में खड़ा शहर का सबसे पावरफुल आदमी लू बेईशियाओ ये सब तमाशा देख रहा होता है। वो मुहे के पास जाता है और भरी महफिल में उसकी बेइज्जती करता है। मेरा प्लान एक खानदानी लड़की सोशलाइट से शादी करने का था, किसी ऐसी औरत से नहीं जो सबके सामने नग्न वीडियो दिखाती फिरे। मुहे रोने का नाटक करती है, लेकिन लू बेईशियाओ उसे इग्नोर करके जियूशी के पास जाता है। वो जियूशी के पागलपन से बहुत इम्प्रेस होता है और उसे लिटिल क्रेजी यानी छोटी पागल बुलाता है। वो जियूशी को एक ऑफर देता है, क्यों ना हम दोनों मिल जाएं, मैं तुम्हें इस घर से निकालूंगा और बदले में हम साथ मिलकर तुम्हारे इन घटिया भाई बहनों को मजा चखाएंगे। जियूशी मुस्कुराती है और कहती है, मंजूर है, लेकिन पहले तुम्हें अपनी ईमानदारी दिखानी होगी। लू बेईशियाओ अपने असिस्टेंट से कहता है, जाओ और घर पर खबर कर दो मैं शादी कर रहा हूँ मिस बाई जियूशी से। पार्टी खत्म होने के बाद घर पर मातम छाया हुआ है। पिता सर पकड़कर बैठे हैं क्योंकि उन्हें मिस्टर वैंग को बहुत पैसे देने पड़े। मुहे, जो हमेशा की तरह नाटक कर रही है, रोते हुए कहती है, मेरी कोई गलती नहीं है, वो वीडियो AI से बनाया गया था, डीप फेक था, मैं तो बहुत मासूम हूँ, मुझे फंसाया गया है। हैरानी की बात यह है कि माँ बाप उसकी इस बेवकूफ़ी भरी बात पर विश्वास भी कर लेते हैं और कहते हैं, हाँ बेटी, तुम तो बहुत भोली हो, दुनिया ने तुम्हें ठग लिया। अब कहानी में एंट्री होती है बड़े भाई बाई लेंगजिन की। ये बाकी घर वालों की तरह बेवकूफ नहीं है, ये बहुत शातिर और स्मार्ट है। वो जियूशी को कोने में ले जाता है और धमकी देता है, मुझे पता है आज का वीडियो तूने लीक करवाया है, तू पर्दे के पीछे से खेल रही है। याद रखना जियूशी, अगर तूने बाई परिवार की इज्जत के साथ खिलवाड़ किया तो मैं तुझे जान से मार दूंगा। जियूशी डरने के बजाय उस पर हंसती है। उसे पता है कि बड़ा भाई सिर्फ एक ही इंसान से डरता है और वो है दादाजी। बड़ा भाई बताता है कि कल सुबह सबको पुराने घर जाना है क्योंकि दादाजी बाई ग्वानशान ने सबको बुलाया है। जियूशी मन ही मन सोचती है, दादाजी, वो इंसान जिसने इस पूरे परिवार को कंट्रोल में रखा है, वही एक है जो बड़े भाई को रोक सकते हैं। अगली सुबह जियूशी मजे लेते हुए सबसे पूछती है, क्या हुआ, सबके चेहरे उतरे हुए क्यों हैं? रात भर सोई नहीं क्या? मुहे फिर से अपना रोना शुरू कर देती है कि AI ने मुझे फंसा दिया, लेकिन अब उन्हें दादाजी का सामना करना है। घर से निकलते वक्त मुहे फिर से रोने का नाटक करती है और कहती है, मुझे मर जाने दो, मैंने पूरे परिवार को परेशान कर दिया। जियूशी हंसती है और कहती है, हाँ मर जाओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ, जब पूरा परिवार पागल हो जाएगा तभी तो मजा आएगा। बड़ा भाई बाई लेंगजिन मुहे को चुप कराता है और वादा करता है कि वो वीडियो वाली बात दबा देंगे और दादाजी से सब संभाल लेंगे। मुहे धीरे से जियूशी के कान में फुसफुसाती है, देख लेना बड़ा भाई मुझसे कितना प्यार करता है, अब तुम नहीं बचोगी। उधर लू बेईशियाओ को पता चलता है कि जियूशी दादाजी के पास जा रही है। वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है दादाजी से मिलने का
इंतजाम करो, मुझे वहाँ जाना है। असिस्टेंट पूछता है कि किस बहाने से जाएंगे, तो लू बेई शाओ कहता है, अरे वो अमीर बुढ़ा है, कोई ना कोई बहाना मिल ही जाएगा। जब ज्यूशी और उसका परिवार पुराने घर पहुँचते हैं तो वहाँ उनका स्वागत करता है घर का सबसे छोटा और सबसे बिगड़ा हुआ बेटा बाई लेंग जियाओ। ये बच्चा दादाजी का बहुत लाडला है और किसी की नहीं सुनता। मुहे तुरंत उसके कान भरती है, देखो शियाओ, ये वही पागल बहन है जिसे हम सब पागल कहते हैं। ये सुनते ही वो बच्चा ज्यूशी पर खिलौने वाली बंदूक तान देता है और गोली मारने की एक्टिंग करता है। ब्यू ब्यू ब्यू, पागल औरत। ज्यूशी मन ही मन सोचती है, अरे वाह, बड़ा भाई तो बहुत चालाक है, उसने आते ही छोटे भाई को मेरे खिलाफ भड़का दिया। लेकिन अफसोस, मैं तो असली पागलों से निपटी हूँ, ये बच्चा क्या चीज है। मुहे और माँ ज्यूशी को डराते हैं कि बच्चे को कुछ मत कहना वरना दादाजी नाराज हो जाएंगे। लेकिन ज्यूशी, जो डरना जानती ही नहीं, उस बच्चे को पकड़ लेती है। बच्चा चिल्लाने लगता है, छोड़ो मुझे, दादाजी को बुलाओ, ये पागल औरत मुझे मार डालेगी। मुहे जानबूझकर आग में घी डालती है। हाय राम, ये पागल हो गई है, ये शियाओ को मार रही है, जल्दी दादाजी को बुलाओ। तभी पिता और बड़ा भाई वहाँ आ जाते हैं। मुहे रोते हुए उनसे झूठ बोलती है, पापा, ज्यूशी पागल हो गई है, उसने शियाओ को कमरे में बंद कर दिया है और उसे मार रही है। पिता गुस्से में दरवाजा तोड़ने ही वाले होते हैं कि अचानक दरवाजा खुलता है और सामने का नजारा देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। ज्यूशी आराम से खड़ी है और छोटा भाई शियाओ बिल्कुल ठीक है, उसे एक खरोच तक नहीं आई। ज्यूशी मुस्कुराते हुए कहती है, अरे शियाओ तो बिल्कुल ठीक है, क्या हुआ भैया, आप तो चाहते थे कि मैं इसे मारूं ताकि मुझे सजा मिले। पिता और बड़ा भाई हक्के बक्के रह जाते हैं। मुहे का झूठ एक बार फिर पकड़ा जाता है। जैसे ही दरवाजा खुलता है, शियाओ दौड़कर ज्यूशी के पास आता है और कहता है, दीदी आप तो बहुत अच्छी हो, मुझे सिस्टर ज्यूशी सबसे ज्यादा पसंद है। मुहे हैरान रह जाती है, ये कैसे हो सकता है, ये बच्चा तो किसी को पसंद नहीं करता। असल में ज्यूशी ने कमरे के अंदर उसे अपने खास तरीके से थोड़ी सी मार और प्यार से समझाया था। फ्लैशबैक में दिखता है कि ज्यूशी ने उसे डराया नहीं बल्कि उसे एक दोस्त की तरह ट्रीट किया। शियाओ अब ज्यूशी को अपना बेस्ट फ्रेंड मानता है और यहाँ तक कि अपना खाना भी उसे ऑफर करता है। ज्यूशी जानती है कि बड़ा भाई शियाओ को पसंद नहीं करता क्योंकि शियाओ दादाजी का लाडला है और जायदाद का वारिस हो सकता है। ज्यूशी सबके सामने बड़े भाई से पूछती है, भैया आपको शियाओ इतना बुरा क्यों लगता है, क्या आपको डर है कि अगर ये सुधर गया तो ये आपसे ज्यादा काबिल हो जाएगा और आपकी गद्दी खतरे में पड़ जाएगी। बड़ा भाई हड़बड़ा जाता है और सफाई देने लगता है, अरे नहीं, मैं तो इसे अपने बेटे जैसा मानता हूँ। लेकिन पिता मिस्टर बाई की नजरों में अब शक आ गया है कि कहीं बड़ा भाई सच में तो शियाओ से जलता नहीं है। ज्यूशी ने बड़ी चालाकी से बाप बेटे के बीच दरार डाल दी। अब ज्यूशी का अगला निशाना है मुहे। ज्यूशी मुहे के पास जाती है और माफी मांगने का नाटक करती है, बहन मुझे माफ कर दो, कल मुझसे गलती हो गई थी। ये कहते हुए ज्यूशी जानबूझकर मुहे के हाथ से चाय का कप गिरा देती है, स्मैश, और फिर चिल्लाती है, अरे ये तो दादाजी की पसंदीदा डा होंग पाओ चाय थी, मुहे तुम दादाजी की भी इज्जत नहीं करती। मुहे समझ जाती है कि ज्यूशी नाटक कर रही है। वो चिल्लाती है, झूठी कहीं की, तुम ये सब जानबूझकर कर रही हो, दादाजी ये कल मुझे मार रही थी और आज यहाँ नाटक कर रही है। ज्यूशी अब अपना सबसे बड़ा हथियार निकालती है, आंसू और इमोशन। वो रोते हुए कहती है, दादाजी मैं बचपन से अनाथों की तरह रही हूँ, जब घर वापस आई तो मुझे मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया, वहाँ मैंने बहुत धक्के खाए हैं, अगर मैं थोड़ी तेज न होती तो मैं जिंदा कैसे बचती। वो आगे कहती है, अगर भाई और बहन मुझसे इतनी ही नफरत करते हैं तो मुझे वापस मेंटल हॉस्पिटल भेज दो, मैं वहीं ही खुश रह लूंगी। मुहे ये सुनकर खुश हो जाती है और चिल्लाती है, हाँ दादाजी इसे वापस भेज दो, इसने खुद कहा है। दादाजी के सामने ज्यूशी बहुत ही स्मार्ट गेम खेलती है। वो कहती है, दादाजी मैं कहीं भी जाने को तैयार हूँ, लेकिन अगर दुनिया को पता चला कि बाई परिवार अपनी असली बेटी और सौतेली बेटी में भेदभाव करता है तो कंपनी की इमेज का क्या होगा। ये सुनकर दादाजी पिघल जाते हैं। वो कहते हैं, तुम बाई परिवार का खून हो, तुम्हें भी कंपनी में हिस्सा मिलेगा। बड़ा भाई यानी बाई लिंगजिन भड़क जाता है, ये कैसे हो सकता है, इसने कल मिस्टर वैंग के साथ डील खराब कर दी, इसे कंपनी में नहीं आना चाहिए। ज्यूशी तुरंत पलटवार करती है, अच्छा तो क्या बड़ा भाई ये कह रहा है कि बाई परिवार को जमीन पाने के लिए अपनी बेटियों का सौदा करना चाहिए, क्या यही आपकी काबिलियत है। दादाजी ये सुनकर गुस्से में आ जाते हैं और बड़े भाई को चुप करा देते हैं, चुप रहो, जब तक मैं जिंदा हूँ फैसले मैं लूंगा, तुम नहीं। ज्यूशी मन ही मन हंसती है, उसने बड़े भाई को दादाजी की नजरों में गिरा दिया और खुद कंपनी में एंट्री ले ली। तभी व्हीलचेयर पर दूसरा भाई यानी बाई लिंग चेन आता है, जिसका एक्सीडेंट ज्यूशी ने करवाया था। वो आते ही चिल्लाता है, दादाजी ये लड़की पागल है, इसी ने मेरा कार एक्सीडेंट करवाया था, इसे कंपनी में मत लो, ये खतरनाक है। ज्यूशी बड़ी मासूमियत से कहती है, दादाजी मैं तो 3 साल से मेंटल हॉस्पिटल में थी, मैं कैसे किसी का एक्सीडेंट करवा सकती हूँ, ये तो बस एक हादसा था। दूसरा भाई गुस्से में उबल रहा है लेकिन वो कुछ साबित नहीं कर पाता। तभी नौकर आकर बताता है कि लू बेई शाओ मिलने आए हैं।
ये सुनकर मुए की बाछें खिल जाती हैं। वो मन ही मन सोचती है, जरूर लू बे शाओ मुझसे शादी की बात करने आए होंगे। वो वीडियो वाली बात भूल गए होंगे। अब मैं शहर के सबसे अमीर आदमी की पत्नी बनूंगी। लू बे शाओ अंदर आते हैं। दादाजी उनका स्वागत करते हैं। माँ तुरंत मुए की तारीफों के पुल बांधने लगती हैं। सर, हमारी मुए बहुत सुशील और समझदार है। आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी। शादी की तारीख पक्की कर लें। मुए भी शर्माते हुए कहती है, लू सर, मैं भी आपको बहुत पसंद करती हूँ। लू बे शाओ मुए की तरफ देखते हैं और ठंडे लफ्जों में कहते हैं, मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। मैं यहाँ मिस बाई ज्यूशी के लिए आया हूँ। सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मुए का मुंह खुला का खुला रह जाता है। लू बे शाओ ज्यूशी के पास जाते हैं और कहते हैं, मिस बाई, आपकी कोई चीज गिर गई थी। मुए चिल्लाती है, क्या आप मुझे नहीं, इस पागल को चाहते हैं? लू बे शाओ पलटकर जवाब देते हैं, तुम इसकी बराबरी करने के लायक भी नहीं हो। मुहे ज्यूशी को पूल के पास बुलाती है। वो गुस्से में चिल्लाती है, तुमने मुझसे सब कुछ छीन लिया। लू बे शाओ मेरा था, अब तुम मरो। और मुहे ज्यूशी को धक्का देती है, स्प्लैश। लेकिन ज्यूशी, जो हमेशा तैयार रहती है, मुहे को अपने साथ पानी में खींच लेती है। मुहे चिल्लाती है, बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता, हेल्प। ज्यूशी हंसती है और कहती है, मुझे पता है तुम्हें तैरना नहीं आता, इसीलिए मैंने ये जगह चुनी। और हाँ, मैंने सारे नौकरों को छुट्टी दे दी है, तो चिल्लाने का कोई फायदा नहीं। मुहे डर जाती है, तुम मुझे मारना चाहती हो? तुम जेल जाओगी। ज्यूशी बड़े सुकून से जवाब देती है, अरे मैं तो पागल हूँ ना। पागल लोग जेल नहीं जाते, वो तो बस बीमार होते हैं। ज्यूशी मुहे को पानी में डुबोती है और उसे अपनी मौत का एहसास कराती है। फिर उसे छोड़ देती है ताकि वो तड़प तड़प कर जिए। तभी वहाँ लू बे शाओ आते हैं। वो ये सब देख रहे थे। ज्यूशी उनसे एक अजीब मदद मांगती है, लू सर, क्या आप मेरे भाई की कार का वो एक्सीडेंट वाला वीडियो डैश कैम फुटेज रिकवर करवा सकते हैं? लू बे शाओ हैरान होते हैं, तुम्हें पता है ना कि उस वीडियो में तुम ही एक्सीडेंट करवाती दिख रही हो। अगर वो वीडियो सबके सामने आ गया तो तुम फंस जाओगी। जोशी मुस्कुराती है, बस आप वो वीडियो मेरे भाई बाई लेंगचन को भेज दीजिए, बाकी मैं संभाल लूंगी। लू बे शाओ को ज्यूशी का ये पागलपन और कॉन्फिडेंस बहुत पसंद आता है। वो वीडियो रिकवर करवाकर दूसरे भाई को भिजवा देते हैं। वीडियो मिलते ही दूसरा भाई खुशी से पागल हो जाता है। वो ज्यूशी के पास जाता है और धमकी देता है, देख लिया, अब मेरे पास सबूत है कि तूने जानबूझकर एक्सीडेंट करवाया था। अब या तो तू चुपचाप उस बुढ़े मिस्टर वांग से शादी कर ले, या मैं ये वीडियो दादाजी को दिखा दूंगा, फिर तू वापस पागल खाने जाएगी। ज्यूशी डरने की बजाय हंसने लगती है, अरे भैया, आप तो बहुत स्मार्ट निकले। भाई उसे पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन ज्यूशी उसका हाथ मरोड़ देती है। भाई चिल्लाता है, छोड़ मुझे, तू सच में पागल हो गई है। अब तो पक्का तुझे मेंटल हॉस्पिटल भेजूंगा, जहाँ तू तड़प तड़प कर मरेगी। ज्यूशी ने भाई को चाकू मारा और पागलों की तरह हंसने लगी। तुम मुझसे पहले मरोगे। भाई बाई लेंगचन खून से लथपथ होकर चिल्लाता है, बचाओ, इस पागल ने मुझे मार डाला। दादाजी, पुलिस बुलाओ। माँ और पिताजी दौड़कर आते हैं और ज्यूशी को कोसने लगते हैं, तू सच में पागल हो गई है, तूने अपने सगे भाई को चाकू मार दिया। अब तुझे जेल जाने से कोई नहीं बचा सकता। ज्यूशी बड़े सुकून से कहती है, हाँ, बुलाओ पुलिस को, पुलिस तो इंसाफ ही करेगी ना। तभी लू बे शाओ बीच में आते हैं और पुलिस को रोकने की कोशिश करते हैं। पिताजी कहते हैं, मिस्टर लू, ये हमारे घर का मामला है, इसने जुर्म किया है, इसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन लू बे शाओ कहते हैं, ज्यूशी मेरी है, मैं देखूंगा कि कौन उसे हाथ लगाता है। ज्यूशी मन ही मन सोचती है, ये मुझे बचाने के चक्कर में कहीं खुद न फंस जाए। मुहे को लगता है कि लू बे शाओ अब भी उससे प्यार करते हैं और ज्यूशी को बचाने का नाटक कर रहे हैं। वो मन ही मन खुश हो रही है कि अब ज्यूशी तो पक्का जेल जाएगी और फिर लू बे शाओ सिर्फ उसके होंगे। पुलिस आती है। भाई बाई लेंगचन स्ट्रेचर पर लेटे लेटे चिल्लाता है, जल्दी करो, इस पागल औरत को हथकड़ी लगाओ, इसने मुझे मारने की कोशिश की है। पुलिस ऑफिसर एक वारंट निकालता है। पिताजी कहते हैं, हाँ हाँ, ले जाओ इस ज्यूशी को। लेकिन पुलिस ऑफिसर कहता है, जरा वारंट पर नाम तो पढ़ लीजिए। भाई चिल्लाता है, अरे ज्यूशी का ही नाम होगा और किसका। लेकिन जब वो वारंट देखता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वारंट पर बाई ज्यूशी का नहीं बल्कि बाई लेंगचन का नाम है। सब हैरान रह जाते हैं। पुलिस भाई को गिरफ्तार करने के लिए आगे बढ़ती है। भाई घबराकर चिल्लाता है, मुझे क्यों पकड़ रहे हो, मैंने क्या किया है? तभी ज्यूशी अपना मासूम चेहरा बनाती है और कहती है, सॉरी भैया, ये सब मेरी गलती है, मुझे आपको चाकू नहीं मारना चाहिए था, लेकिन मैं आपको ड्रग्स लेते हुए और नहीं देख सकती थी। सबके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पुलिस ऑफिसर बताता है, इसके खून में ड्रग्स पाए गए हैं, इसने ड्रग्स के नशे में अपनी बहन पर हमला किया था और बहन ने सेल्फ डिफेंस में बचाव किया था। भाई चिल्लाता है, झूठ, मैं नशेड़ी नहीं हूँ, मैंने तो बस थोड़ा सा लिया था। और बस इसी एक लाइन ने उसे फंसा दिया। उसने खुद कबूल कर लिया कि वो ड्रग्स लेता था। भाई बाई लेंगचन को पुलिस घसीटते हुए ले जाती है। वो दादाजी से भीख मांगता रह जाता है, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। ज्यूशी ने एक तीर से दो शिकार किए, भाई को जेल भेजा और खुद को सेल्फ डिफेंस में बचा लिया। मुहे और माँ बाप देखते रह जाते हैं।
उनका प्यारा बेटा जेल जा चुका है और जिस बेटी को वो पागल समझते थे उसने सबको नचा दिया। दादाजी बाई गुआनशान अपने कमरे में बैठे हैं और ये सब तमाशा देख रहे हैं। वो अपने नौकर से कहते हैं, मुझे लगा था ज्यूशी कमजोर है, लेकिन उसने तो कमाल कर दिया। अगर वो कमजोर होती तो इस परिवार में टिक नहीं पाती। वो एक चाकू की तरह है। नौकर पूछता है, लेकिन उसका लू बेई शाओ के साथ क्या रिश्ता है? दादाजी मुस्कुराते हैं। उन्हें समझ आ गया है कि ज्यूशी अब कोई साधारण लड़की नहीं रही, बल्कि एक मोहरा है जिसे वो अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। उधर ज्यूशी और लू बेई शाओ मिलते हैं। लू बेई शाओ साफ कहते हैं, मैंने तुम्हारे भाई को जेल भिजवाने में मदद की, बदले में मुझे क्या मिलेगा? ज्यूशी पूछती है, क्या चाहिए आपको? क्या सिर्फ बिजनेस पार्टनरशिप? लू बेई शाओ ज्यूशी की आंखों में देखकर फ्लर्ट करते हैं। मैं एक पागल लड़की के साथ सोना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू स्लीप विद द मैड मैन। ज्यूशी भी उसी अंदाज में जवाब देती है, शायद हम दोनों ही बुरे लोग हैं और बुरे लोग ही लंबी जिंदगी जीते हैं। दोनों हाथ मिलाते हैं। ये सिर्फ बिजनेस डील नहीं बल्कि एक खतरनाक जोड़ी की शुरुआत है। जब ज्यूशी घर वापस आती है तो माँ उसे घेर लेती है। तूने अपने सगे भाई को जेल भिजवा दिया, तुझे शर्म नहीं आती? ज्यूशी बिना डरे जवाब देती है, मैंने नहीं, आपने उसे जेल भिजवाया है। आपने उसे बिगाड़ा, उसे ड्रग्स और जुए की लत लगाई। बच्चे को ज्यादा लाड प्यार देना उसे मारने जैसा है। स्पॉइलिंग अ चाइल्ड इज लाइक किलिंग अ चाइल्ड। माँ रोने का नाटक करती है, तुझे बुरा लगा ना कि हमने तुझे बचपन में खो दिया था और फिर मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया, इसलिए तू ये सब कर रही है? ज्यूशी की आंखों में अब कोई डर नहीं, सिर्फ आग है। वो माँ के चेहरे के पास जाकर धीरे से कहती है, हाँ, मैं माफ नहीं करूंगी। मेरा बदला शुरू हो चुका है। अब मैं एक एक करके तुम सबको मार डालूंगी। माँ बाप सहम जाते हैं, लेकिन अगले ही पल ज्यूशी हंसने लगती है, अरे मैं तो मजाक कर रही थी, आप लोग तो सीरियस हो गए। मैं तो बस चाहती हूँ कि हम सब प्यार से रहें ताकि आप मुझे कभी भूल न सके। ज्यूशी वहाँ से चली जाती है, लेकिन माँ बाप की हवा टाइट हो जाती है। पिता कहते हैं, मैंने कहा था ना, इसे वापस मत लाओ। ये लड़की अब हमारे काबू से बाहर हो चुकी है। कंपनी में मीटिंग शुरू होने ही वाली है। बड़ा भाई बाई लेंगजिन बड़े घमंड से कहता है, लगता है कुछ लोग डर गए हैं, इसलिए मीटिंग शुरू करते हैं। तभी दरवाजा खुलता है और ज्यूशी की एंट्री होती है। बड़ा भाई उसे बेइज्जत करने की कोशिश करता है, तू यहाँ क्या कर रही है? तेरी जगह कोने में है, जा वहाँ बैठ। लेकिन ज्यूशी, जो अब पागलपन का नाटक नहीं बल्कि असली पावर दिखा रही है, बड़े भाई की कुर्सी पर लात मारती है या उसे धक्का देती है। बड़ा भाई चिल्लाता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई? ये कंपनी की मीटिंग है, यहाँ तमीज से रहो। ज्यूशी उसकी कुर्सी पर बैठते हुए कहती है, आज से यहाँ मैं ही कानून हूँ। टुडे हियर आई एम द रूल। बड़ा भाई पूछता है, तुम्हें ये हक किसने दिया? ज्यूशी एक पेपर टेबल पर पटकती है, उस पर दादाजी यानी बाई गुआनशान के साइन है। ज्यूशी ऐलान करती है, दादाजी ने मुझे चेयरमैन का प्रॉक्सी बनाया है। आज से मैं इस कंपनी की जनरल मैनेजर हूँ और नैनशिंग प्रोजेक्ट अब मैं संभालूंगी, क्योंकि तुम निकम्मे हो। पूरे बोर्ड रूम में सन्नाटा छा जाता है। एम्प्लॉइज कानाफूसी करने लगते हैं। अरे बाप रे, बड़े भाई की गद्दी तो गई। ज्यूशी बड़े भाई की आंखों में आंखें डालकर कहती है, दादाजी ने मुझे इसलिए चुना क्योंकि कचरे को संभालने के लिए मैं ही काफी हूँ। ज्यूशी बताती है कि उसने आज रात मिस्टर वैंग के साथ मीटिंग फिक्स की है ताकि प्रोजेक्ट दोबारा शुरू हो सके। बड़ा भाई अपनी इज्जत बचाने के लिए कहता है, ठीक है, मैं भी चलूंगा, देखूं तो सही तुम उस बुढ़े को कैसे मनाती हो। तभी मुहे भी बीच में कूद पड़ती है, मैं भी चलूंगी, मुझे डर है कि कहीं ज्यूशी कंपनी की इज्जत न डुबा दे। ज्यूशी मन ही मन हंसती है, आ जाओ मुहे, तुम तो खुद अपनी मौत बुला रही हो। मुहे अपनी जलन में ज्यूशी को नीचा दिखाने की कोशिश करती है। वो कहती है, मिस्टर वैंग को मनाने का मतलब क्या है? उनके साथ सोना? ज्यूशी, तुम तो एक होस्टेस जैसी हरकतें कर रही हो, तुम्हारी वजह से हम सब बदनाम होंगे। ज्यूशी का पारा चढ़ जाता है। वो मुहे के पास जाती है और ठंडे दिमाग से पूछती है, जरा फिर से बोलना, क्या कहा तुमने? मुहे डरते डरते फिर से वही बात दोहराती है कि ज्यूशी अपने शरीर का सौदा कर रही है। ज्यूशी मुस्कुराती है, अच्छा, तो मिस्टर वैंग तो शराब पिलाना और खुश करना मेरा काम है। रुको, आज रात तुम्हें पता चलेगा कि असली होस्टेस कौन है। होटल के कॉरिडोर में मुहे बड़ी खुश है। वो धीरे से अपने भाई बाई लेंगजिन से बात करती है, भैया सब सेट है, मैंने रिपोर्टर्स को बुला लिया है, आधे घंटे बाद उन्हें रूम 1199 में भेज देना, वहाँ ज्यूशी और मिस्टर वैंग एक साथ पकड़े जाएंगे। भाई भी खुश है कि आज ज्यूशी का खेल खत्म हो जाएगा। मुहे मिस्टर वैंग को शराब पिलाती है और उन्हें रूम की चाबी देती है। वो ज्यूशी से कहती है, दीदी आप बहुत थक गई हैं, जाइए आराम कीजिए। लेकिन यहाँ आता है ट्विस्ट। ज्यूशी ने पहले ही होटल का रूम नंबर बदल दिया था। जब मुहे ज्यूशी को रूम 1199 में भेजने की कोशिश करती है तो ज्यूशी बड़ी चालाकी से मुहे को ही उस रूम में धक्का दे देती है या नशा करवा देती है। ज्यूशी मन ही मन हंसती है, प्यारी बहना, तुम्हें मिस्टर वैंग बहुत पसंद है ना, तो आज रात मजे करो। और बस मुहे उसी रूम में बंद हो जाती है जहाँ शराबी मिस्टर वैंग इंतजार कर रहे हैं। उधर ज्यूशी लू बेई शाओ के कमरे में जाती है। लू बेई शाओ पूछते हैं, तुमने रूम नंबर क्यों बदला? ज्यूशी कहती है, जो जैसा बोता है वैसा
वैसा ही काटता है। मुहे मेरे लिए गड्ढा खोद रही थी, अब खुद उसमें गिरेगी। लू बे श्याओ जियूशी की इस बेबाकी से बहुत इम्प्रेस होते हैं। जियूशी मजाक में कहती है, क्या आपको सर्विस चाहिए? क्या आप नर्वस है? लू बे श्याओ शर्माते नहीं बल्कि फ्लर्ट करते हैं। अगली सुबह लू बे श्याओ जियूशी को जगाते हैं और कहते हैं, मिस बाई चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया, मैं औरतों का फायदा नहीं उठाता। जियूशी मुस्कुराती है, अरे वाह, आप तो शरीफ निकले, लेकिन अब क्या, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ नहीं है। लू बे श्याओ हंसते हैं, बस मेरे साथ चलो एक बढ़िया शो देखने के लिए। उधर बड़ा भाई बाई लैंग जिन परेशान है। वो मुहे को फोन कर रहा है, लेकिन मुहे का फोन नहीं लग रहा। उसे लग रहा है कि प्लान कामयाब हो गया और जियूशी पकड़ी गई। लेकिन जैसे ही वो रूम 1199 का दरवाजा खोलता है, रिपोर्टर्स के साथ उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अंदर जियूशी नहीं बल्कि मुहे और मिस्टर वैंग एक साथ हैं। बड़ा भाई रिपोर्टर्स के सामने अपनी ईमानदारी का ढोंग कर रहा है। वो कहता है, मैं हमेशा इंसाफ करता हूँ, अगर मेरी बहन जियूशी ने कुछ गलत किया है तो उसे सजा मिलेगी, उसे मिस्टर वांग से शादी करनी ही पड़ेगी। रिपोर्टर्स भी तैयार हैं फोटो खींचने के लिए। जियूशी और लू बेश्याओ पीछे खड़े होकर मुस्कुरा रहे हैं। लू बेश्याओ धीरे से कहते हैं, लो शो शुरू हो गया। जैसे ही दरवाजा खुलता है, सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अंदर जियूशी नहीं बल्कि मुहे और मिस्टर वांग एक साथ हैं। रिपोर्टर्स पागलों की तरह फोटो खींचने लगते हैं। अरे ये तो मिस मुहे है। मुहे नशे में बड़बड़ा रही है। ब्रदर श्याओ आप आ गए। लेकिन जब वो मिस्टर वांग को देखती है तो चिल्लाती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लू बेश्याओ कहाँ है? मिस्टर वांग हंसते हैं, अरे मेरी जान, अभी तो तुम बहुत मजे ले रही थी। मुहे को समझ आ जाता है कि वो फंस गई है। वो अपनी इज्जत बचाने के लिए सारा इल्जाम जियूशी पर डालती है। ये जियूशी की चाल है, उसने मुझे फंसाया। जियूशी मजे लेते हुए कहती है, अरे बहन, तुमने कंपनी के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया, मान गए। मुहे अब अपने भाई पर भी इल्जाम लगाती है, भैया तुमने मेरे साथ धोखा किया, तुमने ही तो शराब पिलाई थी, तुमने और मिस्टर वांग ने मिलकर मुझे फंसाया। बड़ा भाई घबरा जाता है। रिपोर्टर्स के सामने उसकी पोल खुल रही है। वो मुहे को चुप कराने की कोशिश करता है, बकवास बंद कर, तू खुद अपनी मर्जी से यहाँ आई थी। मुहे अब भी हार नहीं मानती। वो एक और झूठ बोलती है, मैं लू बेश्याओ से प्यार करती हूँ, हम दोनों की शादी होने वाली थी। भैया तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। रिपोर्टर्स हैरान हो जाते हैं, क्या मुहे और लू बेश्याओ की शादी होने वाली थी और इसने मिस्टर वांग के साथ, मतलब लू बेश्याओ को धोखा मिल रहा था। मुहे मन ही मन सोचती है, अगर मैं खुद को विक्टिम साबित कर दूं तो शायद लू बेश्याओ मुझे माफ कर देंगे और मुझसे शादी कर लेंगे। मुहे का झूठ सुनकर जियूशी मुस्कुराती है और कहती है, सच क्या है ये हम लू बेश्याओ से ही क्यों न पूछ ले। और तभी लू बेश्याओ भीड़ से बाहर आते हैं। लियू बेश्याओ सबके सामने आते हैं और मुहे से कहते हैं, मैं अपनी मंगेतर का हाथ नहीं पकड़ूंगा तो क्या तुम्हारा पकड़ूंगा? मुहे खुश हो जाती है, उसे लगता है लियू उसी की बात कर रहे हैं। लेकिन अगले ही पल लियू बेश्याओ जियूशी का हाथ थाम लेते हैं। सब हैरान रह जाते हैं। मुहे चिल्लाती है, क्या जियूशी तुम्हारी मंगेतर है? इसने मेरे मंगेतर को चुरा लिया। जियूशी मजे लेते हुए कहती है, अरे बहन, तुमने तो खुद कहा था कि तुम्हें मिस्टर वांग बहुत पसंद है, मैंने तो बस तुम्हारी इच्छा पूरी कर दी। तभी मिस्टर वांग, जो अब जियूशी से डर चुके हैं, ऐलान करते हैं, हाँ, मैं मुहे से शादी करूंगा, मैं 3 दिन के अंदर बाई परिवार के घर रिश्ता लेकर आऊंगा। फ्लैशबैक में दिखता है कि जियूशी ने मिस्टर वांग को कैसे डराया था। जियूशी ने उनसे पूछा था, मिस्टर वांग आप किससे शादी करना चाहते हैं, मुहे से या मुझसे? मिस्टर वांग डर के मारे कहते हैं, मुहे से। होटल के बाहर एक और ड्रामा होता है। लियू बेश्याओ की भाभी वहां आती हैं और जियूशी को बुरा भला कहती हैं, तुम जैसी बदतमीज लड़की लियू परिवार की बहू कभी नहीं बन सकती। जियूशी बिना डरे जवाब देती है, क्या तुम्हारे लियू परिवार का दरवाजा हीरो से जड़ा है जो मैं अंदर नहीं आ सकती? भाभी गुस्से में लियू बेश्याओ को नाजायज औलाद और नीची जाति का कहती है। जियूशी ये बर्दाश्त नहीं करती और भाभी को थप्पड़ मार देती है। भाभी चिल्लाती है, लियू बेश्याओ तुम देख लेना, और वहां से चली जाती है। लियू बेश्याओ जियूशी से कहते हैं, मैं एक नाजायज बेटा हूँ और तुम एक पागल लड़की हो, हमारी जोड़ी खूब जमेगी। घर पर मुहे रो रही है, माँ मैं उस सुअर से शादी नहीं करना चाहती। माँ बड़े भाई बाई लैंग जिन से मदद मांगती है, लेकिन बड़ा भाई पल्ला झाड़ लेता है। ये सब मुहे की गलती है, अब उसे ही भुगतना होगा। मुहे भड़क जाती है और भाई को धमकी देती है, भैया मत भूलो कि हम दोनों इस प्लान में साथ थे, अगर मैं डूबी तो तुम्हें भी ले डूबूंगी। घर पर मुहे अभी भी रो रही है कि वो शादी नहीं करेगी। जियूशी उसके पास जाती है और उसे जबरदस्ती मारने डराने का नाटक करती है, शादी नहीं करनी, तुम मर जाओ, तुम्हें मरना है या शादी करनी है? मुहे डर के मारे चिल्लाती है, मैं शादी करूंगी, मुझे छोड़ दो। दादाजी बाय गुआनशान ये सब देख रहे हैं, उन्हें जियूशी का ये सख्त रवैया पसंद आता है। वो बड़े भाई को डांटते हैं, सीखो अपनी बहन से, कंपनी चलाने के लिए ऐसे ही कड़े फैसले लेने पड़ते हैं, तुम तो निकम्मे हो। जियूशी मन ही मन हंसती है, उसने बड़े भाई को दादाजी की नजरों में और गिरा दिया। अब बड़ा भाई गुस्से से पागल हो चुका है, वो जियूशी पर हमला कर देता है। जियूशी जानबूझकर उसे उकसाती है ताकि वो और गलती करे।
वो कहती है, भैया आपका गुस्सा तो मुझसे भी ज्यादा है, लगता है आपको भी पागल खाने जाने की जरूरत है। बड़ा भाई आपा खो बैठता है और उसे मारने दौड़ता है। यही तो ज्यूशी चाहती थी। अब उसके पास सबूत है कि बड़ा भाई अनकंट्रोल है। इस हंगामे के बाद माँ बाप फैसला करते हैं कि ज्यूशी को अब सुधारने की जरूरत है। पिताजी ऐलान करते हैं, इस लड़की ने घर में बहुत कलेश कर दिया है, इसे अब दादी माँ के कमरे में बंद कर दो। ये तब तक बाहर नहीं आएगी जब तक दादी माँ ठीक नहीं हो जाती। मुहे खुश हो जाती है और ताना मारती है, दीदी दादी माँ तो आपसे बहुत प्यार करती थी ना, अब उनकी सेवा करो। ज्यूशी को दादी माँ के कमरे में धकेल दिया जाता है, लेकिन ज्यूशी डरने की बजाय मुस्कुराती है। वो सोचती है, इन बेवकूफों को लगता है कि उन्होंने मुझे कैद कर लिया है, उन्हें नहीं पता कि यही तो मैं चाहती थी। असल में दादी माँ के कमरे में ही वो सबूत और ताकत छिपी है जो ज्यूशी को चाहिए। ज्यूशी याद करती है कि इस घर में अगर कोई एक इंसान था जो उसके लिए अच्छा था तो वो शायद दादी माँ ही थी, या फिर दादी माँ के पास कोई ऐसा राज है जो दादाजी को बर्बाद कर सकता है। दादी माँ जो बिस्तर पर बीमार पड़ी हैं, ज्यूशी को देखते ही पहचान लेती हैं। फ्लैशबैक में दिखता है कि जब ज्यूशी को 3 साल पहले मेंटल हॉस्पिटल भेजा गया था तो दादी माँ ने ही उसे वहाँ भिजवाया था। लेकिन क्यों? इसलिए नहीं कि वो ज्यूशी से नफरत करती थी, बल्कि इसलिए कि वो उसे दादाजी यानी बाई गुआनशान से बचाना चाहती थी। दादी माँ कहती हैं, अगर तुम यहाँ रहती तो वो लोग तुम्हें मार डालते, मैंने तुम्हें वहाँ भेजा ताकि तुम जिंदा रह सको। ज्यूशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसे समझ आता है कि दादी माँ ही असली इंसान थी जो उसे बचाना चाहती थी। दादी माँ अपनी गलती मानती हैं, मैंने उस गद्दार बाई गुआनशान से शादी करके बहुत बड़ी गलती की। उसने मेरी पूरी जायदाद हड़प ली और हमारे परिवार को बर्बाद कर दिया। काश मैं उसे जिंदा चबा पाती। दादी माँ ज्यूशी से कहती है, मैंने सुना तुमने अपने दूसरे भाई को जेल भिजवा दिया और मुहे की शादी उस बुढ़े से करवा दी। ज्यूशी डरते हुए कहती है, हाँ दादी। लेकिन दादी माँ खुश हो जाती हैं, शाबाश, उन शैतानों के साथ यही होना चाहिए था। दादी माँ एक बड़ा खुलासा करती हैं, सबको लगता है कि मैं मरने वाली हूँ, लेकिन जब तक मेरी सांस चल रही है बाई ग्रुप की असली चेयरमैन मैं ही हूँ। वो अपनी सारी पावर और जायदाद ज्यूशी के नाम करना चाहती हैं। वो कहती हैं, इस पागल खाने में तुम ही सबसे कम पागल हो, ये सब ले लो और यहाँ से भाग जाओ। दादी माँ ज्यूशी को भागने के लिए कहती हैं, लेकिन ज्यूशी अब भागने वाली नहीं है। वो दादी माँ का हाथ थामती है और वादा करती है, मैं नहीं भागूंगी, मैं इस गंदगी को साफ करूंगी, मैं उन सब को खत्म कर दूंगी जिन्होंने हमारे परिवार को बर्बाद किया है, इस घर को जलाकर राख कर दूंगी। ज्यूशी को अब पता चल गया है कि इस दुनिया में कोई तो है जो उसे सच में प्यार करता है। उसका बदला लेने का इरादा अब और पक्का हो गया है। ज्यूशी कमरे से बाहर निकलती है, लेकिन वहाँ नौकरानी वांग माँ डॉक्टर को बुलाने जा रही होती है। मुहे उसे रोक देती है, रुक जाओ, दादाजी ने कहा है कि दादी माँ को मरने दो, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। ज्यूशी ये सुन लेती है, उसका खून खौल उठता है। ज्यूशी जानबूझकर हॉस्पिटल जाती है। वो अपने पुराने डॉक्टर से मिलती है जो दादी माँ का वफादार है। डॉक्टर बताता है, दादी माँ ने मुझे तुम्हारे लिए बहुत पैसे दिए हैं, लेकिन अब तुम्हारी जान खतरे में है। ज्यूशी कहती है, मुझे एक और डॉक्टर चाहिए जो कल मेरा चेकअप करे। मैं चाहती हूँ कि बड़ा भाई समझे कि मैं सच में बीमार हूँ। ज्यूशी एक चाल चल रही है। वो अपने भाई को ये यकीन दिलाना चाहती है कि उसकी मानसिक हालत खराब हो रही है। उधर बड़ा भाई यानी बाई लैंगजिन बहुत खुश है। उसे खबर मिली है कि ज्यूशी सिजोफ्रेनिया यानी शिजोफ्रेनिया की दवाइयां ले रही है। वो डॉक्टर वैंग को आदेश देता है, कल सुबह ज्यूशी का स्पेशल ट्रीटमेंट करो, उसे हिप्नोटाइज करके पागल कर दो। साइनिंग सेरेमनी से पहले उसका दिमाग खराब होना चाहिए। डॉक्टर वैंग तैयार हो जाता है। उसे लगता है ज्यूशी बेहोश है, लेकिन असल में ज्यूशी सब सुन रही है और जाग रही है। अगले दिन बाई ग्रुप और शेंगान ग्रुप यानी मिस्टर वैंग की कंपनी के बीच डील साइन होने वाली है। दादाजी यानी बाई गुआनशान ज्यूशी से बहुत खुश हैं। वो ऐलान करते हैं, आज से ज्यूशी कंपनी की वाइस प्रेसिडेंट होगी। सब लोग तालियां बजाते हैं, लेकिन तभी बड़ा भाई बीच में कूद पड़ता है, रुको, ये लड़की इस लायक नहीं है। हैरानी की बात ये है कि छोटा भाई यानी बाई लेंग शाओ शावर अब ज्यूशी का सबसे बड़ा समर्थक बन गया है। वो बड़े भाई को जवाब देता है, भैया आप जलते क्यों हैं? ज्यूशी दीदी ने आपकी गंदगी साफ की है, समझदार बनो और दीदी के साथ रहो, तभी खाना मिलेगा। बड़ा भाई चिढ़ जाता है, तू तो उसका कुत्ता बन गया है। बड़ा भाई अब अपना आखिरी पत्ता फेंकता है। वो दादाजी से कहता है, दादाजी ज्यूशी ने काम तो अच्छा किया है, लेकिन इसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है, ये कभी भी पागल हो सकती है, मेरे पास सबूत है। ज्यूशी मासूमियत से कहती है, भैया आप झूठ क्यों बोल रहे हैं, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। सबके सामने डॉक्टर डीन आता है। बड़ा भाई खुश होकर पूछता है, डॉक्टर बताइए सबको कि मेरी बहन कितनी बीमार है। डॉक्टर गंभीर होकर कहता है, मैं पिछले कई सालों से इलाज कर रहा हूँ और मैं कह सकता हूँ कि सबकी सांसें थम जाती हैं। डॉक्टर आगे कहता है, ये साफ है कि मरीज की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ है। पिताजी तुरंत कहते हैं, देख लिया, ज्यूशी अभी भी बीमार है, इसे तुरंत हॉस्पिटल ले जाओ। बड़ा भाई मुस्कुराता है और सोचता है, अब तुम जाओगी 3 साल के लिए नहीं,
बल्कि पूरी जिंदगी के लिए। बड़ा भाई जियूशी को जबरदस्ती दवाई खिलाने की कोशिश करता है। वो कहता है, डॉक्टर इसे दवाई दो, लेकिन डॉक्टर अचानक बड़े भाई का हाथ पकड़ लेता है और दवाई उसे थमाते हुए कहता है, बड़े भैया आप क्या कर रहे हैं? ये दवाई आपको लेनी है, जियूशी को नहीं। बड़ा भाई हैरान रह जाता है, क्या बकवास कर रहे हो? डॉक्टर सबके सामने ऐलान करता है, बड़े भाई बाई लैंगजिन को सीरियस सिजोफ्रेनिया और मेनिया है, इनका इलाज तुरंत शुरू होना चाहिए। जियूशी तो पिछले 3 सालों से बिल्कुल ठीक है। पूरे हॉल में सन्नाटा छा जाता है। जियूशी हंसते हुए कहती है, लगता है बाई परिवार पागलों का अड्डा बन गया है। पहले मैं पागल थी, अब बड़ा भाई पागल है। बड़ा भाई घबराकर जियूशी से पूछता है, तुमने मुझे हिप्नोटाइज नहीं होने दिया? जियूशी उसके कान में कहती है, भैया मैं 3 साल तक पागल खाने में रही हूँ, मुझे इन छोटे मोटे हिप्नोसिस से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपने जो डॉक्टर वांग के साथ मिलकर मेरे लिए प्लान बनाया था वो मैंने आप पर ही आजमा दिया। जियूशी ने बड़े भाई को उसी की दवाई चखा दी है। मेहमान अभी भी बड़े भाई को परफेक्ट मैन मान रहे हैं। वो कहते हैं, नहीं नहीं, बड़ा भाई पागल नहीं हो सकता, डॉक्टर झूठ बोल रहा है। लेकिन बड़ा भाई भी अपनी इमेज बचाने की कोशिश करता है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, जो मुझ पर शक करेगा वो मरेगा। लेकिन जियूशी जानती है कि दवाई और हिप्नोसिस अपना काम कर चुके हैं, वो बस तमाशा देख रही है। अचानक बड़ा भाई अपना आपा खो देता है, वो अपनी ही माँ पर हमला कर देता है। वो चिल्लाता है, तुम सब मेरे दुश्मन हो, मैं तुम्हें मार डालूंगा। बड़ा भाई पागलों की तरह चीख रहा है, मैं सबसे अक्लमंद हूँ, तुम सब मरो। न्यूज रिपोर्टर्स ये सब रिकॉर्ड कर लेते हैं। अगले दिन की हेडलाइन है, बाई परिवार का वारिस पागल हो गया। दादाजी को अपनी इज्जत बचाने के लिए जियूशी को कंपनी का इंचार्ज बनाना पड़ता है, लेकिन दादाजी जियूशी को चेतावनी देते हैं, तुमने आज हद पार कर दी, अगर तुमने कंपनी को नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जियूशी मुस्कुराती है, चिंता मत करो दादाजी, मैं वही करूंगी जो जरूरी है, मतलब पूरे परिवार को बर्बाद करना। घर पर माँ बाप परेशान है, उनका लाडला बेटा पागल हो चुका है और जियूशी अब सिर पर चढ़ गई है। पिताजी कहते हैं, जियूशी की हिम्मत इसलिए बढ़ गई है क्योंकि लू बेइशियाओ उसके साथ है। माँ एक गंदा प्लान बनाती है, वो लू परिवार की बड़ी बहू यानी सिस्टर इन लॉ को 1 करोड़ यानी 10 मिलियन देकर अपनी टीम में शामिल कर लेती है। प्लान ये है कि जियूशी की शादी जबरदस्ती किसी और से करवा दी जाए या उसे बदनाम कर दिया जाए ताकि लू बेइशियाओ उसका साथ छोड़ दे। उधर जियूशी अपनी जीत का जश्न मना रही है। वो बार में लू बेइशियाओ से मिलती है। जियूशी नशे में है और कहती है, अभी तो बस शुरुआत है, मुझे उन सबको जड़ से उखाड़ना है। लू बेइशियाओ उसे संभालते हैं। उनकी भाभी वहां आती है और लू बेइशियाओ को फिर से नाजायज कहकर बेइज्जत करती हैं। लेकिन इस बार लू बेइशियाओ उन्हें करारा जवाब देते हैं, मेरी मेहमान को परेशान मत करो वरना बड़ों को बीच में लाना पड़ेगा। लू बेइशियाओ जियूशी से कहते हैं, जो भी तुम्हारा प्लान है मैं तुम्हारे साथ हूँ और आज मैं तुम्हारा फायदा उठाना चाहता हूँ, मेरा प्यार बन जाओ। अगले सीन में एक बड़ा खुलासा होता है। लू बेइशियाओ अपने असिस्टेंट से बात कर रहे हैं। असिस्टेंट पूछता है, क्या आप जियूशी से शादी करेंगे? लू बेइशियाओ कहते हैं, किसने कहा मैं लू बनकर शादी करूंगा? ये सरनेम लू बहुत बोरिंग हो गया है। वो कहते हैं, अब समय आ गया है कि मैं अपनी असली पहचान दुनिया को दिखाऊं। मैं घर वापस जा रहा हूँ। जियूशी घर आती है तो देखती है कि उसे घर से निकालने की तैयारी चल रही है। माँ उसे कोसती है, काश तुम पैदा ही ना होती, एक पागल लड़की जो अपने परिवार को नहीं पहचानती। जियूशी हंसते हुए कहती है, माँ आपको तो अभी अपनी प्यारी मुहे की असली पहचान यानी बैकग्राउंड ही नहीं पता। पिताजी तुरंत बात काटते हैं और कहते हैं, इसकी बकवास मत सुनो, कल ही इसे घर से भेज देंगे। जियूशी मन ही मन सोचती है, मुझे बुलाना आसान था लेकिन अब मुझे भेजना नामुमकिन है, अभी तो असली खेल बाकी है। नौकर आकर बताता है कि दादाजी यानी बाई ग्वानशान ने जियूशी को बुलाया है। वहाँ पहुंचकर जियूशी देखती है कि पूरा परिवार इकट्ठा है। दादाजी ऐलान करते हैं, हमें पता चला है कि तुम और लू बेइशियाओ एक दूसरे से प्यार करते हो, इसलिए हमने तुम्हारी शादी पक्की कर दी है। जियूशी मना करती है, दादाजी इतनी जल्दी क्या है, मुझे अभी आपकी थोड़ी और सेवा करनी है, मतलब बदला लेना है। लेकिन दादाजी जियूशी की एक नहीं सुनते। मोहे बीच में कूद पड़ती है, दीदी नाटक मत करो, लू बेइशियाओ के साथ चिपकने में तो शर्म नहीं आती, अब शादी से क्यों भाग रही हो? मोहे जियूशी को उकसाती है, तुम लू बेइशियाओ से प्यार नहीं करती, तुम बस उसका इस्तेमाल कर रही हो। मोहे को लगता है कि अगर जियूशी सबके सामने ये कबूल कर ले कि वो लू बेइशियाओ से प्यार नहीं करती तो लू बेइशियाओ उसे छोड़ देंगे। जियूशी जो जानती है कि लू बेइशियाओ वहाँ आने वाले हैं, कहती है, हाँ मैं उससे प्यार नहीं करती। खुश? मोहे खुश होकर चिल्लाती है, सुना लू बेइशियाओ, आपने सुना, ये आपसे प्यार नहीं करती। तभी लू बेइशियाओ वहाँ आ जाते हैं। मोहे उनके पास दौड़कर जाती है, भैया देखा आपने, ये आपसे प्यार नहीं करती, सिर्फ मैं करती हूँ। लेकिन लू बेइशियाओ मोहे को धक्का देते हैं और कहते हैं, हम जानते भी हैं क्या एक दूसरे को। वो मोहे को इग्नोर करके जियूशी के पास जाते हैं। दादाजी बात संभालते हैं
और कहते हैं ठीक है। अब जब बात साफ हो गई है तो शादी की तारीख पक्की कर देते हैं। ज्यूशी को जल्दी से जल्दी लू परिवार भेज दो। शादी की बात पक्की हो जाती है, लेकिन ज्यूशी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। वो अपने साथी यानी एलाई को फोन करती है। क्या सारा सामान भेज दिया गया है? साथी कहता है हाँ, सब तैयार है, बस आपके इशारे का इंतजार है। ज्यूशी मुस्कुराती है, ठीक है, अब बॉस से लड़ने का समय आ गया है। मैं ये गेम बिना किसी नुकसान के जीतूंगी। दादाजी शादी की तारीख पक्की कर रहे हैं। लू परिवार की भाभी ज्यूशी को ताने मार रही है कि लू परिवार में उसे तमीज सिखाई जाएगी, लेकिन लू बेशाओ एक बड़ा बम फोड़ते हैं। वो कहते हैं मैं ज्यूशी से प्यार करता हूँ, लेकिन मैं उसे अपने घर नहीं ले जाऊंगा। मैं खुद घर जमाई बनकर बाई परिवार में रहूंगा। भाभी खुश हो जाती है, अरे वाह, ये नालायक अपनी जायदाद छोड़ रहा है, तो अब पूरा लू परिवार मेरा हो जाएगा। दादाजी को ये बात पसंद नहीं आती, क्योंकि वो खुद एक घर जमाई थे और जानते हैं कि दामाद कभी भी धोखा दे सकते हैं। ज्यूशी अपनी माँ से कहती है, माँ अगर मैं शादी करके चली गई तो आपका क्या होगा? आपके पास तो कोई बेटी ही नहीं बचेगी। माँ कहती है मेरे पास मुएह है। तभी ज्यूशी वो राज खोलती है जो सालों से छुपा था। माँ, मुएह आपकी बेटी नहीं है, ये पिताजी की नाजायज औलाद है जो उनकी पहली प्रेमिका से हुई थी। माँ के होश उड़ जाते हैं। पिताजी सफाई देने लगते हैं, नहीं, ये झूठ बोल रही है, मेरा प्यार सिर्फ तुम्हारे लिए है। लेकिन ज्यूशी सबूत दिखाती है। मुएह भी कबूल कर लेती है कि उसे ये सच पता था, लेकिन उसने कभी माँ को नहीं बताया। माँ का दिल टूट जाता है। जिस मुएह को वो सगी बेटी से बढ़कर मानती थी, वो उनके पति के धोखे की निशानी निकली। अब बारी है बड़े भाई की। वो फिर से कंपनी संभालने की कोशिश कर रहा है और कह रहा है कि वो सुधर गया है। ज्यूशी हंसती है, सुधर गए हो या और बड़े परवर्ट बन गए हो? ज्यूशी एक वीडियो चलाती है जो पूरे इंटरनेट पर वायरल हो चुका है। वीडियो में बड़ा भाई लड़कियों को टॉर्चर करते हुए दिख रहा है। वो बाहर से शरीफ बनता था, लेकिन अंदर से एक हैवान है। बड़ा भाई चिल्लाता है, ये वीडियो फेक है, AI से बनाया गया है। लेकिन ज्यूशी एक गवाह को बुलाती है। ये वही लड़की है जिसे बड़े भाई ने डेट किया था और फिर टॉर्चर किया था। वो रोते हुए सबको सच बताती है। अब बड़ा भाई पूरी तरह फंस चुका है। उसका परफेक्ट मैन वाला मुखौटा उतर गया है। बड़ा भाई अब भी अकड़ में है। वो कहता है मैं तो मामूली गलतियां करता हूँ, इससे मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। दादाजी भी उसका साथ देते हैं। हाँ, मर्द लोग ऐसी छोटी मोटी गलतियां करते रहते हैं। तभी ज्यूशी बम फोड़ती है। छोटी गलती? भैया आपने तो खून किया है। आपकी पिछली 2 गर्लफ्रेंड्स अचानक गायब हो गई, वो कहाँ गई? मुहे डर के मारे चिल्लाती है, क्या भैया ने खून किया है? बड़ा भाई मुहे को थप्पड़ मारता है और चिल्लाता है, चुप रहे। ज्यूशी खुलासा करती है, भैया ने उन लड़कियों को इसलिए मार दिया क्योंकि वो जानते थे कि भैया बाप नहीं बन सकते। बड़ा भाई दादाजी से मदद मांगता है, लेकिन तभी पुलिस आ जाती है। पुलिस कहती है, बाय लेंगजिन, आप पर सू यू के मर्डर का इल्जाम है। उसके माता पिता ने रिपोर्ट लिखवाई है। बड़ा भाई पुलिस पर रौब जमाता है, तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं बाय लेंगजिन हूँ, तुम मुझे हाथ नहीं लगा सकते। लेकिन पुलिस उसे घसीटते हुए ले जाती है। बड़ा भाई चिल्लाता रह जाता है, दादाजी बचाओ, ज्यूशी मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। इतने सारे झटकों के बाद माँ का दिमाग पूरी तरह फिर जाता है। वो पागलों की तरह हंसने लगती हैं और मुहे पर हमला कर देती हैं। तू मेरी बेटी नहीं है, तू तो एक फेक बेटी है, निकल जा यहाँ से। मुहे अपनी माँ से भीख मांगती है, माँ मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो। ज्यूशी ये तमाशा देखती है और अपने आदमियों को आदेश देती है, माँ पागल हो गई हैं, इन्हें मेंटल हॉस्पिटल भेज दो और मुहे को मिस्टर वैंग के पास भेज दो। उनसे कहो इसे अपनी पिछली 3 बीवियों की तरह ट्रेन करे। मुहे चीखती है, नहीं, मुझे उस हैवान के पास मत भेजो। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। ज्यूशी ने उसे वही सजा दी जो मुहे ने दूसरों को दी थी। अब घर में सिर्फ ज्यूशी, दादाजी और छोटा भाई यानी बाय लेंगशाओ श्यावर बचे हैं। ज्यूशी छोटे भाई को अपने पास बुलाती है और कहती है, श्याओ अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो मैं तुम्हें अपनी सारी जायदाद दे दूंगी जब तुम बड़े हो जाओगे। छोटा भाई जो बहुत स्मार्ट है तुरंत ज्यूशी के साथ हो जाता है। वो दादाजी से कहता है, दादाजी अब आप बूढ़े हो गए हैं, अब ज्यूशी दीदी ही सब संभालेंगी। दादाजी गुस्से में है, मैं इस कंपनी का मालिक हूँ, तुम मुझे नहीं हटा सकती। ज्यूशी कहती है, मैं सबसे बड़ी शेयर होल्डर हूँ, मैं आपको हटा सकती हूँ। तभी दरवाजा खुलता है और दादी माँ अंदर आती है। दादाजी के होश उड़ जाते हैं। तुम यहाँ कैसे आई? दादाजी गुस्से में चिल्लाते हैं, मैं इस कंपनी का मालिक हूँ। तभी दादी माँ एक बड़ा खुलासा करती हैं, तुम भूल गए कि ये कंपनी मेरे पिता की थी। मैंने अपनी 20% हिस्सेदारी किसी और के नाम रखी थी और अब वो हिस्सेदारी ज्यूशी के पास है। दादाजी के होश उड़ जाते हैं, अब ज्यूशी कंपनी की सबसे बड़ी शेयर होल्डर बन गई है। ज्यूशी कहती है, दादाजी आपने हमेशा अपने बच्चों को दबा कर रखा ताकि आपकी गद्दी बची रहे, आपने मेरे साथ भी यही किया, अब आपका खेल खत्म। दादाजी हार्ट अटैक का नाटक करते हैं, लेकिन ज्यूशी किसी को डॉक्टर बुलाने नहीं देती। वो कहती है, कोई इसे नहीं बचाएगा। अपनी हार देखकर दादाजी का दिमाग फिर जाता है, वो पागलों की तरह हंसने लगते हैं, हा 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 कितना मजा आ रहा है। ज्यूशी उन्हें उसी मेंटल हॉस्पिटल भेज देती है जहां उसने 3 साल बिताए थे। अब बारी है पिताजी की। पिताजी गिड़गिड़ाते हैं,
बेटी मुझे माफ कर दो। ज्यूशी कहती है ठीक है, मैं आपको माफ करती हूँ, लेकिन आपको अफ्रीका जाना होगा और वहाँ खदानों में काम करना होगा, वापस मत आना। पिताजी अपनी जान बचाने के लिए अफ्रीका जाने को तैयार हो जाते हैं। तभी कंपनी में लू परिवार की भाभी आती हैं। वो धमकी देती हैं, हम अपना पैसा वापस ले रहे हैं, अब बाई कंपनी बर्बाद हो जाएगी। ज्यूशी घबराती नहीं है। तभी लू बेश्याओ वहाँ आते हैं और कहते हैं अगर लू परिवार निवेश वापस लेता है तो फेंगशिंग ग्रुप निवेश करेगा। भाभी हंसती है, फेंगशिंग वो तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, उसका मालिक नॉर्दर्न यंग मास्टर है, तुम तो एक नाजायज औलाद हो, तुम क्या करोगे। तभी असिस्टेंट आकर बताता है मैडम कंपनी के अकाउंट में 100 करोड़ यानी 1 बिलियन आ गए हैं। सब हैरान रह जाते हैं। लू बेश्याओ खुलासा करते हैं, मैं ही फेंगशिंग ग्रुप का मालिक हूँ, मेरा नाम भले ही लू है लेकिन मेरी अपनी पहचान है। लू बेश्याओ भाभी से कहते हैं तुम्हें लगता था मैं लू परिवार के पैसों पर पलता हूँ, मैंने लू परिवार में सिर्फ इसलिए रह रहा था क्योंकि मेरा सरनेम लू है, अब तुम अपना पैसा रखो, मुझे जरूरत नहीं। भाभी और बाकी पार्टनर्स शर्मिंदा हो जाते हैं। जो लोग कंपनी छोड़कर जा रहे थे अब वो माफी मांग रहे हैं। लू बेश्याओ ने ज्यूशी को बचा लिया और अपनी पावर भी दिखा दी। सब कुछ शांत होने के बाद ज्यूशी और लू बेश्याओ अकेले होते हैं। ज्यूशी पूछती है तुमने अपनी असली पहचान क्यों छुपाई थी। लू बेश्याओ कहते हैं ताकि मैं देख सकूं कि कौन असली है और कौन मतलबी। ज्यूशी कहती है मैं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। लू बेश्याओ मुस्कुराते हैं, पूरी जिंदगी मेरे साथ रहकर। और इस तरह एक पागल लड़की और एक नाजायज लड़के ने मिलकर पूरी दुनिया को झुका दिया। ज्यूशी में अपना बदला पूरा किया और कंपनी का नाम बदलकर वापस लिन ग्रुप रख दिया, दादी माँ का सरनेम। दोस्तों, ये थी बाई ज्यूशी की कहानी। उसने साबित कर दिया कि अगर आपके पास हिम्मत और दिमाग है तो आप किसी भी मुसीबत से लड़ सकते हैं। कैसी लगी आपको ये रिवेंज स्टोरी? कमेंट में बताएं कि आपका फेवरेट सीन कौन सा था। अगर आपको पूरा ड्रामा पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई और मज़ेदार कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।